क्या क्या सवाल किए थे बेटा? सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट हो गए। चलो तो एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो, हाँ चलो चलो उसे बैठ जाने दो यार, इसमें क्या होगा, आएगा ही सही बेचारा, कहाँ जाएगा है? लिखो क्वेश्चन लिखो। पार्टी करेंगे अभी 30 तारीख कहाँ है? आज तो 29 है, कल है तारीख 30 है? 30 को, हाँ कल तो संडे है ना, तो मैंने कहा मैं कल तुम्हें पार्टी दे रहा हूं, कल मैं कहीं और रहूंगा, समझ जाओ। चलो चलो, हाँ नहीं मैं यही हूँ, कोटा ही हूँ है ना, डरो मत। वो दोनों अजमेर वाले भाग गए, हाँ पता था मेरे को। चलो खैर, शायद लौटते में दोनों साथ मिल जाए। उसको बोलना एक बार मेरे को फोन करेगा यार, उसका नंबर होगा ना कुछ लोगों के पास है, उसको एक बार बोलना मेरे वाले बालक को कि मेरे को एक बार फोन करे, क्योंकि रात को यार अकेले लौटने में डर लगता है। यार अकेले मतलब गाड़ी वाड़ी, उसका घर है कहाँ पे? यहाँ पे घर है, और वो गया है साला अजमेर घूमने। चलो बहुत अच्छी बात। खैर जो भी, अपन तो पढ़ाई करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अ फॉल्टी थर्मामीटर, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। अ फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स, फॉल्टी खराब थर्मामीटर, इट रीड्स, लिखें सब लोग, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 5 डिग्री लिखना, सेंटीग्रेड नहीं, 5 डिग्री एट फ्रीजिंग पॉइंट, 5 डिग्रीज एट फ्रीजिंग पॉइंट एंड 95 डिग्रीज एट बॉइलिंग पॉइंट, एंड 95 डिग्रीज एट बॉइलिंग पॉइंट, full stop. 95 degrees at boiling point, 5 degrees at freezing point, full stop. Find out the temperature in degree centigrade. Find out the temperature in degree centigrade. Find out the temperature in degree centigrade, which it reads when it reads, sorry, when it reads 30 degree. When it reads 30 डिग्री। बताइए, मतलब अपने फॉल्टी थर्मोमीटर की रीडिंग अभी कितनी आ रही है? 30 डिग्री। वो फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना रीड करता है? 5 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट पर कितना? 95 डिग्री। आपको ये बताना है कि जब इसमें 30 डिग्री रीडिंग आ रही है तो रियल रीडिंग क्या है। सोच समझ के करें, ऐसे हवा में नहीं, सोच समझ के। अरे ऐसे मत सोच लेना कि 0 से 5 आ रहा है, 100 का 95 आ रहा है तो 5 का डिफरेंस है। ऐसे बताया क्या मैंने तुम लोगों को? तो फिर कितना करो भाई सब लोग। हो गया होगा कितना? 25 अपॉन 250/9, राइट आंसर, वेरी गुड। आ गया? 250/9 इज द राइट आंसर, गुड। बता रहा हूं ना, 250/9 आंसर जो आया है। कुछ लोगों ने सही दे दिया है, इट इज 250/9। बेटा आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। फॉर्मूला भूल चुके हैं सब लोग? याद है क्या बताया था? बताओ क्या था जल्दी से। x माइनस एफ पी अपॉन बीपी माइनस एफ पी शुड बी इक्वल टू क्या बेटा? c अपॉन 5। और क्या इसमें 20 भी मल्टीप्लाई हो रहा था? सब भूल भाल गए। x की वैल्यू बोलो, जो अभी ये रीड कर रहे हैं वही तो है। कितना है बेटा? x 30, एफ पी कितना? 5, बीपी कितना? 95। क्या आप लोग वैल्यूज डाल सकते हैं? क्या c की वैल्यू निकालनी थी? ये आसान सवाल था यार, नहीं हो पाया, मैं ही करूं। देखो 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? 30 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5 शुड बी इक्वल टू c अपॉन 5। सॉल्व नहीं कर पाए? कर लोगे? यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ? 250/9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? सब लोग बताओ यार। नहीं आया? पक्का आ गया ना? 100%? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आया नहीं। सब लोग बोल तो दो फिर। सही में आया? बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। चलो थर्मोमेट्री खत्म। थर्मोमेट्री मतलब जो टेम्परेचर स्केल्स की हम लोग बात कर रहे थे, दैट पार्ट इज नाउ ओवर। अब हम लोग प्योर कैलोरीमेट्री में एंट्री मार रहे हैं। किसमें? प्योर कैलोरीमेट्री की अब बात करने वाले हैं हम लोग। और उसमें जो पहली टर्म पढ़ेंगे उसका नाम होगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
सभी लोगों की हेडिंग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ध्यान से सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे इसे समझने की कि आखिर क्या बात की गई है और क्या बात हो रही है। ठीक है, सोच के समझ के चीजों का आंसर देंगे जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्या हम लोगों ने हीट के बारे में लास्ट क्लास में कुछ जाना था? याद है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? क्या बच्चों? जूल। भूल भाल गए। हीट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी है कि नहीं? क्या हमने इंटरनल एनर्जी डिफाइन की थी? क्या इंटरनल एनर्जी के अंदर मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी? क्या आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये मूविंग बॉडी के लिए है? क्या किया था? पर क्या ये मूविंग बॉडी के लिए था? ये उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूलर लेवल पे पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके लिए बात की गई थी। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? ये मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। मान ले कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है जो जिसे मैं हीट कर रहा हूं और वो मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं इंटरनल एनर्जी का मतलब उसकी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जोड़ दी। समझ रहे हो कि नहीं? यहां काइनेटिक एनर्जी जो है ये कौन सी वाली है? इंटरनल। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को काम में नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी है तो आगे सुनिए। इंटरनल एनर्जी की हम लोग बात करते करते मैंने आप लोगों को ये वाली बात शायद बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिट। किसमें होती है? ट्रांजिट। मतलब क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करती है? फ्लो कैसे करती थी जल्दी से बताओ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। क्या तुम्हें ये भी याद है कि टेम्परेचर और हीट में फर्क है? क्या टेम्परेचर जो है वो डिग्री बताता है? टेम्परेचर क्या बताता है? डिग्री बताता है कि मतलब कितनी हम लोग हीट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसका मेजरमेंट इज नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर सिर्फ क्या बता रहा है आपको? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। क्या मेरी बातें क्लियर थी? टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, उसकी स्केल्स के बारे में जाना। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। हमने डिफाइन किया हीट को एज एनर्जी। एनर्जी का मतलब है क्या? वर्क। याद करो, काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, जीरो से वी लाने में करने वाला वर्क। क्या काइनेटिक एनर्जी? मतलब कि एनर्जी इज व्हाट? बेसिकली वर्क ही है जिसे हम लोग अलग अलग तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, कभी वी वेलोसिटी लाने में और कभी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद है? अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो जरा सोच के देखो। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट में क्या किया? बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले एक मेयर अंकल है। कौन से अंकल? मेयर अंकल। ठीक है, ये आए थे करीब 1942 में। अरे साइंटिस्ट था, क्यों आया था, क्या होता है ना? ये इसके बारे में मैं कैसे बता पाऊंगा? चलो भाई, तो ये जो मेयर अंकल थे, ध्यान से सुने। अच्छा बस, ये जो बेटा मेयर अंकल थे, मेयर अंकल ने कुछ रिलेशंस दिए किस किस के बीच में? हीट और वर्क के बीच में। इन्होंने इनको कोरिलेट करने की कोशिश की। कौन से साल में? 1942 में। पर इसके बाद में इन्हीं की वर्किंग्स को आगे ले जाते हुए 1943 के अंदर ही मिस्टर जूल आए। कौन है बेटा? मिस्टर जूल। मिस्टर जूल जिनका पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कट जूल। क्या नाम था? जेम्स प्रेस्कट जूल। और मिस्टर जूल के आने के बाद में उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया से रिलेशन दे दिए। किस किस के बीच में? हीट और वर्क के बीच में ही। और इनको बहुत अच्छे से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? अच्छे से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इन्होंने क्या किया? डिवाइस बनाया। तुमने वो देखा है क्या बोलते हैं उसको? चॉपर वगैरह आता है ना, वो आगे स्टील के तार से होते हैं, उसको ऐसे मतलब दूध में डालो फेंटने लगते हैं ऐसे घुमा घुमा के। देखे हैं वो चॉपर्स? इस तरह का एक डिवाइस बनाए, एक मशीन बनाई। ठीक है, ऐसा समझ लो कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूं, अजीब सा ही बनेगा, प्रॉपर तो मैं कैसे बना पाऊंगा। क्या आपको एक इस तरह की चीज इमेजिन हो रही है जो कि पानी के अंदर डली हुई है और वो रोटेट कर रही है? यहां से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अरे सुन ले मेरी बात। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ध्यान से देख ले, अभी हो रही। हाँ यार बेटा, ये जो दोनों विंग्स दिख रहे हैं ना, ये दोनों चॉपर्स हैं, आपस में बातें नहीं। ये जो विंग्स है ना, ये दोनों चॉपर्स हैं। क्या है ये? चॉपर्स। जैसे हवा को काटते हैं ना पंखा, वैसे ये पानी को काट रहा है। किसको काट रहा है? पानी को। एक वेट उन्होंने यहां पर लटकाया, जैसे पुली से लटकाया जाता था, एक वेट उन्होंने यहां पर लटकाया। ठीक है, दो अलग अलग मासेस थे हमारे पास में जिनको इस तरह से दोनों तरफ रस्सी से लटकाया गया। एक की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, एक की कम थी। हालांकि हमें उसकी डिटेल्स में नहीं जाना, पर इतना समझ। अब क्या किया? इसको वर्क करना चालू किया। इसमें गोल गोल घुमाया 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 घुमाया। कोई ब्लॉक नीचे जा रहा था, कोई ब्लॉक ऊपर जा रहा था। कोई ब्लॉक कहां पे? नीचे। कोई ब्लॉक कहां पे? ऊपर। तो क्या ब्लॉक के पास में पोटेंशियल एनर्जी रही होगी? अरे सोच के तो देख, क्या ब्लॉक के पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रही होगी? बेटा वो जो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, उस पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट किया गया। क्या किया गया? मेजरमेंट किया गया। और साथ में उसने ये पाया कि इस चक्के के घूमने से पानी जो है वो गर्म हुआ। पानी के साथ क्या हुआ? गर्म हुआ। अरे सोच भाई, कोई चीज पानी के अंदर इस तरह से गोल गोल घूमती रहेगी तो पानी गर्म होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना यार। पानी क्या हुआ बेटा? गर्म। पानी गर्म हुआ तो उसने एक चीज चेक किया कि कितना वर्क करने पर पानी गर्म हुआ। उसने क्या चीज चेक की? कितना वर्क करने पर पानी गर्म हुआ। और उसने क्या पाया? उसने बहुत जोरदार एक रिजल्ट पाया कि 4.186 जूल जब उसने काम किया। कितना काम किया?
4.186 जूल जब उसने काम किया तो यहां पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर नजर आया। क्या नजर आया? 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो 4.186 जूल काम था, ये क्या मैकेनिकल वर्क था? ये कौन सा वर्क था? मैकेनिकल। और क्या इस मैकेनिकल वर्क के कारण राइज इन टेम्परेचर हुआ? यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। हमने कौन सा वर्क किया, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? अरे बोल दे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल वर्क किया। और क्या उस मैकेनिकल वर्क से मैंने टेम्परेचर में चेंज पाया? वो टेम्परेचर का चेंज कितना था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? क्या तुम्हें सब समझ में आ रहा है? कुछ बेटा क्लियर हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सो रहे हो? कोई खास बात है? चावल वावल ठूस के आए हो? आज सैटरडे है इसलिए डरे हुए हो? कल टेस्ट है? क्या क्या आ रहा है बताओ, मैं क्वेश्चन बता दूं 3-4? बहुत बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो 4.186 जूल जब मैकेनिकल वर्क किया तब 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हुआ। और फिर एक टर्म को डिफाइन किया गया जिसका नाम था बच्चों 1 कैलोरी। क्या डिफाइन किया गया? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का अर्थ क्या कोई बता सकता है? बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, जल्दी बताओ। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। किसकी बात कर रहा हूं? वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर भी कितना? 1 ग्राम। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी डेफिनेशन क्या हुई? 1 कैलोरी। क्या डेफिनेशन दी गई? 1 कैलोरी। और क्या यहां पर जो चीज देखी गई वो इस कैलोरी के ही रिलेशन में देखी गई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा के नहीं बढ़ा? बढ़ा के नहीं। और बेटा कितना काम किया ये बढ़ाने के लिए? 4.186 जूल। तो क्या ये दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट है? ये दोनों एक तरह से क्या है? इक्विवेलेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क? उसने 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन की। उसने जो कैलकुलेशन की वो किसके लिए की बेटा? ये वाली 1 ग्राम पानी के लिए। उसके आसपास सारा का सारा पानी स्टोर था। ठीक है, उसने किसके लिए कैलकुलेशन की? पर ग्राम। किसकी कैलकुलेशन की? पर ग्राम। तो उसको क्या मिला कि 1 कैलोरी शुड बी इक्वल टू व्हाट? 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। किसके बराबर होगी है? 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। और यहां से जल्दी से एक चीज बताओ, क्या तुम्हें यहां से कोई कांस्टेंट आता हुआ नजर आ रहा है? क्या कांस्टेंट आता हुआ नजर आ रहा है? क्या कांस्टेंट आता हुआ नजर आ रहा है? कौन सा? 4.186 नजर आया बेटा। दिस कैन नियरली बी इक्वल टू 4.2। इसको हम किसके नियरली बोल देते हैं? 4.2। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। और बेटा इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट किया गया जे से। किससे रिप्रेजेंट किया? जे से। और इसको बोल दिया गया रेशो किस किस के बीच में? वर्क डन जो मैकेनिकल था वो डिवाइडेड बाय जो हीट थी, डिवाइडेड बाय जो हीट थी। और क्या बोल दिया गया? W अपॉन Q। क्या बोल दिया गया बच्चों इसे? W अपॉन Q। दिस J इज व्हाट? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये इस वाले J का असली नाम था। ठीक है, आप लोगों को रिलेशन समझ में आया कि नहीं? कि किस तरह से मैकेनिकल काम करके पानी का टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, और वहां से कौन निकल के आया? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? पक्का बोलो। चलो इसकी यूनिट बताओ। यूनिट बोलो। जूल पर केल्विन नजर नहीं आ रहा? जूल पर कैलोरी, सॉरी, जूल पर कैलोरी नजर नहीं आई? नजर आ गई? ये कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट। इसीलिए क्या नाम दिया गया? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कुछ कुछ समझ में आया? पक्का? तो चलो ये दोनों तीनों ये बनाना चाहो तो बना लो। ये जूल्स एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद में मैं जो लिखा रहा हूं उसे लिख लीजिए। लिखाऊं? अरे ये सब मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करो, लिख लो। बस ये लिख ले, उसके बाद की कहानी मैं लिखा दूंगा। ये वाला पार्ट लिख लो। ये वाला पार्ट जब मैं बोलूं तब नोट कर लेना। कैलोरी लिख लो, इसके अंदर सब हेडिंग डाल के कैलोरी। कैलोरी ब्रेड नहीं है, ये CALORIE है। के से मत लिख देना कैलोरी। मुकेश ध्यान रखना। हाँ, तेरी दुकान पे मिलती होगी ना? मिलती है। हाँ, कैलोरी की ब्रेड आती है, बहुत फेमस है। मैंने ब्रेड बनते हुए देखा था यार, पैरों से बनाते हैं। हाँ, तुम्हारी ब्रेड फैक्ट्री है, तू तो ऐसे ही बोलेगी। तूने देखा है? मैंने भी तो देखा था, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे जमाने में ऐसा होता था, अब ऐसे नहीं होता। बहुत सफाई से बनाते हैं, मतलब पैर धोके बनाते हैं। उसमें क्या विम बार डाल देते हैं, साफ कर देते हैं। अच्छा समझ गया, ऐसा ही कोई डिवाइस होता है। हाँ ठीक, चलो 1 कैलोरी की डेफिनेशन लिख लो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, the amount of heat required to raise the temperature of water 1 gram of water by
1 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा सभी ने 100%? बताऊंगा उसके बारे में, ग्राफ से बताना होता है। अगर बेटा इसको बहुत इन्होंने यहीं पर इस बारे में बात कर ली ना तो सुन ले। बहुत अगर स्पेसिफिकली हम लोग कैलोरी की डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें? 1 कैलोरी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो रियलिटी में जो हम लोग बोल रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होती है 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाली बात जो है अभी आपको ग्राफ से समझ में आएगी जब मैं तेरे को स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दूंगा तब। ठीक है, तो अभी तो बस स्पेसिफिकली ये होता है। ऑल्दो अभी जब मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो आपकी जो क्लैरिटी है इन चीजों में अपने आप बढ़ने लगेगी। इन्होंने ऐसा बोल दिया इसीलिए मैंने बता दिया, पर चिंता मत करो, आगे मैं आपको ये वाली चीज बताने वाला था। ठीक है, एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ के अंदर आपको नजर आएगा कि किस तरह से चीजों का वेरिएशन होता है। डरना मत, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। डर तो नहीं लग रहा कि सर ये क्या लिख दिया? अभी तो 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे थे, अब 14.5 से 15.5 की बात कर रहे हो, ये क्या हो गया? पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही 1 कैलोरी की वैल्यू जो है वो निकल के आती है। ठीक है, छोटी सी बात, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आगे चला जाए, नेक्स्ट लिखिए आप मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बारे में। लिखो बच्चों, 1 कैलोरी की डेफिनेशन हो चुकी है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बारे में सब लिखेंगे। इट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरी। कैलोरी के बारे में जानते हो ना तुम लोग? कैलोरी भी एक साइंटिस्ट था। इन सब ने थर्मोडायनामिक्स पे बहुत काम किया है ना। जूल साहब तो थे ही। बेसिकली पता है तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि जूल वाज द वन जिन्होंने की एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन को प्रूव किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा ना तुम लोगों ने? तो इसके अंदर जो बेसिक योगदान था वो मिस्टर जूल का ही था। अगर वो नहीं होते और ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट वगैरह की सहायता से प्रूव नहीं करते तो सारी चीजें खराब हो जाती। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ रहे हो। वाह, मजा आ गया सर, वाह, चलो कितनी खुश हो गई बावड़ी। इतनी खुश होने की बात है। एनर्जी कंजर्वेशन से तो जीवन में सुकून आता है। चलो लिखो, इट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरी। और हिंदी वाला नहीं, और वर्क एंड हीट, और वर्क एंड हीट, और वर्क एंड हीट एज वर्क में बी converted into heat, as work may be converted into heat and vice versa। मतलब हीट को भी हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हीट में। क्या हो गया? एक खास बात बता दे, बर्थडे तेरा? अरे वो बर्थडे वाली बच्ची कहाँ गई? बर्थडे हाँ, बर्थडे वाला बच्चा भी बैठा है, क्यों? Where's the chocolate? Equals to 4.186 joules। लिख लो, देखो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। देख लीजिए, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। और इसके बाद में J इक्वल्स टू W अपॉन Q, J इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो बेटा J की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 4.2 ही आ गई? इसके बाद में क्या लिखेंगे? J इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, नोट कर लिया गया सब लोगों ने? सबने नोट किया? क्या हो गया? क्या समस्या हुई? कोई खास बात? हीट और थर्मल कैपेसिटी, हीट और थर्मल कैपेसिटी। हेडिंग डाल लो बेटा, लिखो, इट इज द हीट, जल्दी से, इट इज द हीट, इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट पर खाना नहीं मिला आज, यही तो दिक्कत हो गई, पापी पेट। इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और बेटा इसे कैसे लिखा जाता है सुन लीजिए, H इज इक्वल टू क्या? हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैसे रिप्रेजेंट की गई थी? Q से, अपॉन डेल्टा T। हीट या फिर थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज Q अपॉन डेल्टा T। जल्दी से नोट करें, H इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। जल्दी बोलो, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, हो सकती है कि नहीं?
लिख लीजिए। क्या क्या हो गया? कैलोरी में भी लिख लेना, कैलोरी पर ग्राम, उसमें क्या हो गया? टाइम नहीं, टेम्परेचर। अंकल दिस इज टेम्परेचर। ओ माय गॉड, वेट, Q is your heat, delta T is the temperature rise, T is not time, टाइम होता तो पर सेकेंड होता। भाई यार अरे लिख लिया, चलो हाँ जल्दी से एक स्टार बनाओ और लिखो डिपेंड्स ऑन, एक स्टार बना के लिखो H डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज नेचर, H depends upon the body's nature and mass. H depends upon the body's nature and mass. किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द बॉडी एंड मास पे। क्या हो गया कीड़े? हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ लग रहा है। चलो अगली हेडिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सभी लोग अरे इधर ध्यान दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अरे बातें क्यों हो रही हैं? कोई खास बात है? चलो इधर ध्यान दो भाई सब लोग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं डालो, जल्दी से कौन डिफाइन कर सकता है? ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो, जल्दी बताओ। नहीं पता? स्पेसिफिक हीट तो पढ़ा है यार, कैसी बातें कर रहे हो? मुकेश ने पढ़ा है? कोई बात नहीं, अकेले मुकेश से क्या पूछूं? सुन पहले तो ध्यान से सुनना बेटा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया कि जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, अरे ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास। किसके प्रोपोर्शनल है ये? मास के, मास ऑफ द सब्सटेंस जिसको हीट प्रोवाइड की गई है। साथ ही ये जो डेल्टा क्यू है ये प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी। टी का मतलब टाइम नहीं है, टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इंप्लाइज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों के ये प्रोपोर्शनल होता है। और जल्दी बताओ, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के इक्वालिटी लगानी हो तो क्या करना होता है? क्या अपन लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं? तो हमने लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। क्या लिखा बच्चों? एम एस डेल्टा टी, जिसमें एम फॉर क्या है? मास, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। एस क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट। यही वो कांस्टेंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? अरे क्या हो गया इसमें? ऐसा क्या है साले? स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब सुन इसकी डेफिनेशन, और तू खुद से एक बार सोच के बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। सुनना बेटा ध्यान से। अगर मैं कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम ले लूं, कितना ले लूं? 1 ग्राम। टेम्परेचर में राइज करूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, कितना राइज करूं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जल्दी से बता एस की वैल्यू कितनी होगी? क्या एस की वैल्यू विल बी डेल्टा क्यू? मतलब क्या? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अरे भैया बातें नहीं, मेरी बात सुन लो। क्या एस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या मैंने यहाँ 1 ग्राम ऑफ वाटर बोला है? मैंने क्या बोला? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। दैट सब्सटेंस कैन बी एनीथिंग। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? कुछ भी। तो देख 1 ग्राम सब्सटेंस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर, क्या एस और डेल्टा क्यू बराबर हो गए? मतलब इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या तेरे को कुछ समझ नहीं आया? आया कि नहीं? और बच्चों ये जो लॉ है ये हमें बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसे एकदम मस्त तरीके से रट लिया जाए। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। यहीं से हमने किसको डिराइव किया है? स्पेसिफिक हीट को। यहीं से किसको डिराइव किया? स्पेसिफिक हीट। एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखवा दी जाए बच्चों, लिखिए। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख लें। रुको एक सेकेंड, रुक गया, लिखिए। हाँ लिखो भाई। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance, of 1 gram of a substance by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade is called specific heat, is called specific heat। बच्चों कैलोरी में क्या था? 1 ग्राम ऑफ
वाटर, क्या वो स्पेशली पानी के लिए यूज किया गया था? यहां क्या किसी भी सब्सटेंस की बात हो रही है? चलो अब एक चीज देखना, ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो जेईई एडवांस के अंदर भी पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, एस, यहां पे बताना एस की वैल्यू अगर अलग से लिखूं तो कितनी लिखूंगा? क्या बच्चों? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, बोलो लिखूंगा कि नहीं? क्या दिस इज योर स्पेसिफिक हीट एस? तो क्या यहां से आप लोग इसकी यूनिट बता सकते हैं? अरे भाई यूनिट तो बोलो, अरे यूनिट बताओ कितनी हो जाएगी? बोल। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है बच्चों? क्या जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर केजी केल्विन? बोलो होगा कि नहीं? नहीं नजर आ रहा? अबे यार ये नजर नहीं आया क्या? आ गया ना। और बेटा क्या सीजीएस में भी लिखा जा सकता है? सीजीएस में क्या जूल की जगह पर आ जाएगा बच्चों कैलोरी और केजी की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो भाई। पर क्या आप लोग इसे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट में ऐसे लिख दोगे क्या सीधे? फ़ारेनहाइट में ऐसे लिख सकते हो सीधे? क्यों नहीं लिख सकते? है तो है ना? हाँ, अरे डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं, एक फैक्टर आता है। याद कर, तेरे को जब टेम्परेचर स्केल्स बताए थे तब रिलेशन बताया था कि नहीं? रिलेशन क्या था डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का? जल्दी बोल। C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन, यही तो था, ये नहीं था? याद आ रहा है? तो एक 5/9 का फैक्टर नहीं दिख रहा तुम्हें? है? अरे डिफरेंस नहीं है क्या? तुम तो ये बताओ, एक 9/5 का फैक्टर नहीं दिख रहा? भाई फ़ारेनहाइट को जब तेरे को ये कन्वर्ट करना होगा तो 9 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो एक 9/5 का फैक्टर नजर आ रहा है ना? तो यहां पर ये 9/5 का मतलब क्या है? 1.8 टाइम्स। 9/5 की वैल्यू क्या होती है? तो क्या 1.8 टाइम्स हो जाएगा? यार डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन, इसमें अगर तुम्हें चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे एडिशन का फंडा लग रहा है। किसका फंडा है? एडिशन का फंडा। क्या जो अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता है उसमें 273 जोड़ दो, क्या सीधे सीधे केल्विन में आ जाता है? पर क्या यहाँ पर एक और फैक्टर मौजूद है? इस फैक्टर के कारण हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते जूल पर केजी पर डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखना है तो कौन सा फैक्टर काम में लेना पड़ेगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यही तरीका है इसको लिखने का और कोई नहीं। तो इसीलिए हमारे कोर्स में यही वाले 3 पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों को याद रख। ये तो मैं तेरे को बता रहा था, मुझे तो ये लगा कि तेरे को कुछ समझ आएगा, पर तेरे तो तोते उड़े हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू यही 3 याद रख, अच्छा लगेगा, है ना? क्वेश्चन अब आएंगे बेटा। हाँ क्या बेटा? हाँ? अरे पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट अलग अलग नहीं होंगे? होंगे ना? इसीलिए चलो भाई नोट कर लिया जाए, सभी लोग काइंडली नोट करें बेटा। अरे क्या हो गया भाई अंशुमन? आगे चला जाए क्या? चलो मुझे बताओ, इधर देखो सब लोग, यहां पर आ जाओ। कौन फोन कर रहा है? ओह माय गॉड, व्हाई इज शी कॉलिंग? बस हो गया, चलो ध्यान दे। हाँ यार देख, मैं अगर तुझे कन्वर्ट करने बोलूं, चल करके देखा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड को आप लोग जूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या आप कर पाएंगे? चलो करके दिखाओ, कितने जूल पर केजी होंगे? कितना? 4.2 इंटू अरे जूल पर केजी में करो जल्दी से। हो गया कर जल्दी। अरे ये तो यूनिट डायमेंशन का सवाल है बे। 1 कैलोरी में कितने जूल? चलो भाई लिखते हैं 4.2 बोल होते हैं कि नहीं? क्या बच्चों जूल हो गए? अच्छा अपॉन क्या कर दूं बोलो? क्या ग्राम लिखा है? ग्राम को क्या केजी में करना पड़ेगा? ग्राम को केजी में करना है तो 1/1000 बोलो, करूंगा क्या नहीं? अरे बोल दे यार। चलो भैया आ गया 1/1000 और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूं भाई? डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो सेम टू सेम है। क्या 1000 ऊपर उछल के जाएगा? 1000 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्जन फैक्टर आपके सामने है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सोच रहा था यार तुमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा। ये पढ़ा होगा से मतलब है कि उसको पढ़ के निकाल लोगे। फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, इसलिए अब तो कुछ इंटरकनेक्टिविटी बची नहीं है ना। बहुत अच्छा, चलिए
लिखो भाई, इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे सब लोग। लिखिए बच्चों, सितारा बनाओ और लिखो एस। एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट। एस वेरीज विद टेम्परेचर। एस वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एस वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, फुल स्टॉप। एस वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम इसे कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। मतलब जो अगर मान ले मैं तेरे को ये वेरिएबल दे दूं तो वो वेरिएबल असली में तो होता है, पर हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। क्योंकि बहुत बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर तक करीब करीब इसकी वैल्यू जो फ्लक्चुएट करती है वो बहुत कम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूं, किसकी बात करूं? पानी की स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये स्पेसिफिक हीट है और ये है बच्चों डेल्टा टी। ये क्या है? डेल्टा टी। जो हम लोग ग्राफ देखते हैं दैट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह का सा ग्राफ होता है। बहुत अरे अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, कुछ इस तरह का सा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें जो आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देख रहे हैं, अगर मैं पानी की बात करूं तो कितनी आनी चाहिए? वो 1 कैलोरी आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 1 कैलोरी। बट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यहां जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.008। कितनी आती है? 1.008। और ये टेम्परेचर जो है बच्चों वो बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखिए। और जो ये वाला टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहां पर, ये आता है करीब करीब 0.996। कितना है ये? इस टेम्परेचर के ऊपर ये कितना आता है? करीब 0.996। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज अराउंड, यहां पर ही इसकी ये 1 वैल्यू आती है तो यहां पर ही मान ले 14.5 से लेके और यहीं पर होता है कितना? 15.5 वाली वैल्यूज टेम्परेचर की। ठीक है, अभी मैं बता रहा था ना तुमको कि 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन है वो कहां से निकल के आती है? याद करो, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था। अब वो जो 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहां से कहां की बात कर रहा हूं, 0 से लेके 1 डिग्री की। यहां जो बात की गई है वो बात कितने और किस डिग्री पर की गई थी? 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, जो लाई करता है इस ग्राफ में करीब करीब यहां पर। क्या आप लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं? ठीक है, ये वैल्यू जो होती है ना, ये वाली जो एकदम जो पीक वैल्यू है, ये तो करीब करीब कितनी पहुंच जाती है? 20 पहुंच जाती है। ठीक है, ये करीब करीब क्या पहुंच जाती है भैया? बातें नहीं, क्या हो गया? ये करीब करीब कितना पहुंच जाता है बच्चों? 20। तो ये 15.5 14.5 बहुत अगल बगल से रहते हैं और उसी बीच में कहीं क्या लाया करता है बच्चों? 1। उसी बीच में इसकी कहीं पर वैल्यू एक जगह क्या आ जाती है? 1, जो हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत बाद में प्रूव हुई थी। ये वाली जो चीज है ये बहुत बाद में प्रूव हुई थी। पहले लोग क्या मान के चलते थे? 0 से 1। क्या मान के चलते थे? 0 से 1 की कहानी है। पर रियलिटी क्या है? 14.5 से 15.5। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा यार, हद कर दिया, 20 बार फोन काट दिया, फोन किया जा रहा है। चलो बना लो ये वाला ग्राफ साहब, लिख लेना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए है ये दोनों पे एक साथ कैसे आ रहे? इसका मतलब समझा दूं? अरे 0 से 1 ना होके वो जो 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन आई थी ना, वो रियलिटी में 14.5 से 15.5 के बीच में भी कितना डिफरेंस है? 1 डिग्री का ही है ना, इसके लिए डिफाइन किया गया। ये और किसी टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसी के बीच में ऐसा होता है। बना लो जल्दी से। लिख दिया? चलो लिखो, आगे लिखो, स्टार बनाइए और लिखिए। स्टार बनाओ और लिखो, स्पेसिफिक हीट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, specific heat can also be defined as the heat capacity. Specific heat can also be defined as the heat capacity per unit mass. Heat capacity per unit mass. जल्दी बताओ, हीट कैपेसिटी को क्या डिफाइन किया था? बोलो बच्चों, हीट कैपेसिटी क्या था बच्चों? H। बोलो भाई, क्या Q अपॉन डेल्टा T था? पर यूनिट मास करना है तो क्या बेटा एक M आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देख, वही लिखा है Q बराबर M डेल्टा T। नजर आ रहा है? ये जो Q अपॉन डेल्टा T इंटू M लिखा है, ये क्या होता है? S। बोलो होता है कि नहीं? नहीं समझ आया? अरे यार इधर ध्यान दो भैया, आपस में बातें नहीं करनी। वापस से देख बेटा, हीट कैपेसिटी क्या डिफाइन की थी? जल्दी बताओ। H इक्वल्स टू क्या था? हाँ आप बताएं, H की वैल्यू क्या थी मिस्टर चश्मा? हाँ नहीं आप नहीं, हाँ 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 आप ही। अबे चश्मा है क्या तू? आगे वाला देख, कोने वाला। हाँ क्या था बेटा? Q अपॉन डेल्टा T। चलो अब आपके पड़ोसी बताएंगे अभी क्या स्टेटमेंट लिखा है। पड़ोसी बताएं, हीट कैपेसिटी बाय मास। मतलब क्या मैं H में अपॉन M कर रहा हूं, तो यहां पर भी क्या अपॉन M कर दूं? इसका मतलब क्या है? बोल है कि नहीं?
पक्का नजर आ गया तुझे? बैठ जा, पड़ोसी खड़े हो जाओ, बताइए क्या आपको एस नजर आता है? एस नजर आता है? एस बराबर क्या होता है? एस बराबर, और स्पेसिफिक हीट यहां पे कितनी लिखी है? Q अपॉन m डेल्टा टी। नजर आ गया क्या? क्या वहां पर भी वही लिखा है? ध्यान से देख, वही लिखा है, तो क्या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं? बैठ जाइए, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जेईई का, ध्यान से देखें आपके सामने, मल्टीपल करेक्ट। अगर आपको 3 डेफिनेशन दे दी जाए स्पेसिफिक हीट की और एंड में दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो क्या आप ए बी सी इस तरह से आंसर दे सकते हैं? तो अलग अलग डेफिनेशन में हमें आंसर देना आना चाहिए। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और बेटा क्या यहां से हम लोग हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी के लिए एक और फॉर्मूला दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? अरे बोलो भाई, H अपॉन M की वैल्यू क्या है? नजर नहीं आया? H अपॉन M की वैल्यू क्या है? तो बेटा H की वैल्यू क्या हो गई? M इंटू S। क्या कुछ समझ में आया? अरे नहीं आया बेटा, हालत खराब हो गई, नहीं आया बेटा। H अपॉन M क्या है? S। तो H कितना हो गया? M इंटू S। M क्या था बच्चों? मास ऑफ द सब्सटेंस। S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। दैट्स इट। तो क्या मैं बोल सकता हूं H इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा H को क्या बोला गया था? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। कुछ याद नहीं आ रहा? क्या हमने ये भी कहा था कि हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर? दूसरी डेफिनेशन बोलो, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। नहीं बोल सकते क्या? क्या हर चीज की 2-2 डेफिनेशन मिलती हुई दिख रही है? वेरी गुड, तो ये भी लिख लें अपने पास। और ये क्या है? थर्मल कैपेसिटी। हो गया? नजर नहीं आया क्या तुम्हें? सबको दिखा? चलो, आया कि नहीं? आ गया? अगली लाइन एक और, फॉर, स्टार बनाए और लिखें, फॉर लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल्स, फॉर लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल्स, फॉर लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल्स। बेटा क्या हो रहा होगा? सोच के देखिए, जिनकी स्पेसिफिक हीट लो है उनके साथ में क्या होगा? ध्यान से देखो इस वाले फॉर्मूले से। क्या बेटा ज्यादा क्यू देने पर, या ऐसा बोल दूं कि बहुत कम क्यू देने पर जो चेंज इन टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा होगा? मैंने क्या बोला? एस की वैल्यू कैसी है? बहुत छोटी। एस की वैल्यू कैसी है? बहुत छोटी। मतलब क्या? बहुत कम क्यू देने पर डेल्टा टी की वैल्यू शुड बी वेरी लार्ज, बिकॉज मास तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बोलो रहेगा कि नहीं? क्या मैं चेंज इन टेम्परेचर हमेशा ला सकता हूं और प्रोवाइड क्या करा सकता हूं अपनी तरफ से? हीट। बोलो कर सकता हूं कि नहीं? तो हमने बोला जिनकी स्पेसिफिक हीट लो होती है उनमें क्या होता है? बहुत कम चेंज इन एनर्जी या फिर बहुत कम हीट प्रोवाइड करने पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या आती है? बहुत लार्ज आती है। कैसी आती है? बहुत लार्ज। दिस इज द केस ऑफ मेटल्स। किसका केस है ये? मेटल्स का। मेटल्स की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? बहुत कम होती है। इसीलिए बहुत थोड़ी सी भी ऊष्मा दे देने पर मेटल्स का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। कुछ समझ नहीं आया? आया कि नहीं? और नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं बताओ? जिनकी स्पेसिफिक हीट हाई है उनके लिए क्या कह सकते हैं? बोलो। क्या बेटा बहुत बहुत बड़ा क्यू देने पर भी डेल्टा टी में बहुत कम चेंज आता है? कह सकता हूं कि नहीं? क्या आप अपने वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं? लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख पाएगी? लिख लेगी? अच्छा यार, ये ऐसी बॉटल है ना, मैं भी लाता था यहाँ पे, पता है तो बच्चों, एस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर और स्टेट, एस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है? एस की डिपेंडेंसी हमने बता दी है, एस की वैल्यूज हमने बता दी हैं, कौन सी यूनिट में क्या होती है इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। इसके अलावा देख, अगर ऐसा मान के चलो जैसे कि मैं अगर तुमसे बात करूं कि हीट करने पर क्या क्या हो सकता है, हीट करने पर क्या क्या हो सकता है। कीड़े, क्या हो गया? कीड़े इतना खुश क्यों हो रहा है बावड़ों टाइप? खुशी रहता है तू? अच्छा, तो जल्दी बताओ, हीट करने पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं किसी भी बॉडी में? क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी? और क्या दूसरी चेंज, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा? भाई किसी बॉडी को, अरे यहां पर देखो भाई ध्यान से, मान ले यहां पर कोई भी लिक्विड भरा हुआ था और उसको हमने क्या किया बच्चों? हीट किया। क्या किया? इसको हीट। अब देख हीट होने पर क्या क्या हो सकता है? अरे बातें नहीं, इधर देख। पहली चीज, क्या उसका डेल्टा टी आ सकता है, यानी उसमें चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। और दूसरी चीज जो उसके साथ हो सकती है, क्या उसके साथ में एक चेंज इन फेज अगर कर सकता है? अरे बोलो यार, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चेंज इन फेज। चेंज इन फेज के अंदर भी क्या बच्चों? 3 पॉसिबिलिटीज। जल्दी बोल। अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड क्या बच्चों वेपराइज हो सकता है? अरे बोल दे यार। अच्छा, अगर कोई सॉलिड है तो क्या वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है? और क्या तुम जानते हो
कि सॉलिड्स भी डायरेक्टली गैस बन जाते हैं? क्या इसको सबलाइन बॉडीज बोला जाता है? तो क्या चीजें सब्लिमेशन के थ्रू डायरेक्ट भी वेपर बन सकती हैं? तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी बॉडी को हीट करने के बाद, किसी भी बॉडी को हीट करने के बाद ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास में मौजूद हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए और दुनिया में सारी चीजें एक समान बनी रहे उसके लिए हमने एक टर्म को डिफाइन किया जिसका नाम था वाटर इक्विवेलेंट। क्या नाम था? वाटर इक्विवेलेंट। तो जल्दी से आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो क्या होगी? वाटर इक्विवेलेंट। ये तो बना लो, चाहो तो ऐसे ही बता रहा था, तुम्हें बनाना है तो बना लो। हाँ यार, ज्यादा ही कॉलर है, गड़बड़ क्या है तो इसमें? हाँ जी, एसी ऑन तो है, वापस कैसे हो गए? ऑटो ऑफ हो जाता है। 20 डिग्री कर दिया। पूल पे ही था यार पहले भी। ऐसा चाह रहा था तू? फैन? फैन नहीं होता वे, फैन होता है। हे भगवान। चलो लिखो, आपकी नई हेडिंग आ चुकी है बच्चों। सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां पर देखें सब लोग, वाटर इक्विवेलेंट। सुन ले भाई, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? देख इधर, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सब लोग जानेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका लेट्स से कि जो मास है, द मास इज mb। ये क्या है हमारे पास में? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? mb। एंड लेट्स से कि इसकी स्पेसिफिक हीट है sb। स्पेसिफिक हीट क्या है? sb। साथ में मेरे पास में कंटेनर रखा हुआ है और उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी। ध्यान से देखो, पानी का जो मास मेरे पास में मौजूद है उसकी वैल्यू है W। कितनी है उसकी वैल्यू? W। और पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? SW। कितनी मान ली गई? SW। ठीक है, चलो अगर मैं, अब ध्यान से सुनना, आगे की कहानी ही आपके वाटर इक्विवेलेंट को डिफाइन करती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं डेल्टा Q हीट इस वाली बॉडी को दूं, कौन सी बॉडी को दूं? इस वाली बॉडी को, और डेल्टा Q हीट ही पानी को भी दूं। किसको दूं बच्चों? पानी को। और यदि दोनों बॉडीज में जो चेंज इन टेम्परेचर आए वो आए डेल्टा T। यहां भी कितना आ जाए? डेल्टा T। मतलब दोनों को कितनी हीट प्रोवाइड की गई? डेल्टा Q। कितनी हीट प्रोवाइड की गई? डेल्टा Q। और दोनों के अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो भी कितना आया? डेल्टा T। तो W जो होगा, इट इज नोन एज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। ये जो W हमने पानी का मास लिया था, दिस पानी का मास इज इक्विवेलेंट टू दिस सब्सटेंस। ठीक है, ये जो पानी का मास है ये और ये वाला सब्सटेंस अब क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। क्योंकि कौन सी चीज सेम है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बेटा, डेल्टा Q दोनों के सेम है, और जितनी दोनों को मैंने हीट दी थी क्या उतना ही दोनों में राइज इन टेम्परेचर पाया गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज सेम फॉर बोथ? अरे बोलो भाई, क्या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अपन ने डिफाइन किया है? हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सब भूल भाल गए? क्या मैं कह सकता हूं बेटा Q अपॉन डेल्टा T या फिर थर्मल कैपेसिटी जो है वो दोनों की सेम है, या इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यार तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? Q अपॉन डेल्टा T इज व्हाट? कांस्टेंट। और इस हीट कैपेसिटी को अपन और कैसे लिखते थे? अभी तो दिखाया है यार, क्या मास इंटू स्पेसिफिक हीट। सब भूल भाग गए? तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं बेटा, mb मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू W विच इज द मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय S ऑफ वाटर। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? तो यहां से मेरे पास में जो W की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ गई? क्या mb SB अपॉन SW। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? एंड दिस W इज नोन एज व्हाट? द वाटर इक्विवेलेंट। यही W क्या है बच्चों? वाटर इक्विवेलेंट। कैलकुलेशंस आसान करने के लिए इसको बनाया गया। आप लोग ये नोट करें, मैं थ्योरी आपको लिखा रहा हूं। अरे ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया? पक्का? चलो नोट करो भाई। काके तेरे को समझ आ रहा है बेटा? 100%? आगे चला जाए? चलो चलते हैं आगे। हैं?
नहीं, रुका जाए। अरे इसकी थ्योरी लिखा दूं? लिखो। इफ लिखो भाई, इफ same amount of heat, if same amount of heat is given to a substance, if same amount of heat is given to a substance and to W mass of water, W ये वाला W, and to उल्टा M बना देना, हाँ, मांगी लाल की बहू का उल्टा। अरे एक चुटकुला है। अरे एक गांव में एक मास्टर जी है ना, ABCD सिखाते हैं। तो उस गांव के अंदर है ना, फिर एक आदमी जाता है इंस्पेक्शन करने। वो जब इंस्पेक्शन करने जाता है तो वो सबसे पूछता है भाई A से क्या, B से क्या। तो वो पूछता है कि पता नहीं इसने कहां तक की चीजें। अरे तुम्हारे लेवल का था ही नहीं है। अरे वो मारवाड़ी का चुटकुला है यार। चलो खैर लिखो। इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू, क्या बोल रहे थे हम लोग? इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, हाँ, एंड टू W mass of water, and the temperature of both substance and water, rises by the same amount, then W is known as the water equivalent of that substance. तो हम इस W को क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस के लिए वाटर इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ? या तो मैं इस मटेरियल को ले लूं या मैं इतना ही पानी ले लूं, पर इतना ही नहीं, कितना बेटा? W। और W की वैल्यू कहां से आएगी? MbSb अपॉन SW। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, 2-3 सवाल किए जाए। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। S जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है, S इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, S इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। बेटा टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, यहां पर लिख लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और जो मास है इट इज 10 ग्राम्स। मास दिया हुआ है 10 ग्राम्स, टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में। और क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, from 2 degree centigrade to 4 degree centigrade? What is the heat required from 2 degree centigrade to 4 degree centigrade? 2 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जाना है। T for temperature, obviously। अबे यार तू बड़ा लिख ले, हाँ यार तुम लोग ले। फॉर्मूला याद है ना सबको? कौन सा था? डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब अगर TS जो है वो वेरिएबल है तो क्या सांप का सहारा लोगे? तो लगाओ सांप, देखे जरा कैसे लगाते हो। डेल्टा Q को क्या लिख दोगे? DQ। डेल्टा T को क्या लिख दोगे? DT। DT की लिमिट कहां से कहां तक? 2 से 4। क्या आपको निकालना है डेल्टा Q? चलो निकालो, सांप लगाओ यार जल्दी से। कितना? 360 is the wrong answer. Sorry sir, 560 is the right answer. हाँ, हो गया? 560 आ रहा होगा जरूर। आ गया? यस सर, आ गया। M की वैल्यू लिखो। लाऊंगा आंसर, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। डेल्टा Q को क्या लिखेगा बेटा? DQ। अरे क्या लिखूंगा यार? DQ बराबर M कितना है? 10 ग्राम। M कितना है? 10 ग्राम। अरे अब ये तो बता दो सर कि अगर पानी वानी की बात कर रहे थे या जिसकी भी बात कर रहे थे, S की वैल्यू क्या लेनी थी? S की वैल्यू कितनी ली आपने? अरे बोलो भाई। अरे MS डेल्टा T लेना था ना, तो S की वैल्यू 1 ले ली क्या? अबे 3t स्क्वायर लेना था। क्या लेना था? 3t स्क्वायर। बोलो क्या आ जाएगा? DQ बराबर MS डेल्टा T की जगह क्या बच्चों? DT आ जाएगा।
और जब जब ऐसा होता है तब तब मेरे मन में सांप का ख्याल आता है। किसका ख्याल आता है? नहीं देख पा रहे? चलो, अरे नहीं दिखा? चलो अच्छा, हाँ पता है। एस की जगह पर क्या पुट करना है बच्चों? अरे बोलो यार, आगे वैल्यूज डालेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? क्यू, आगे एम, एम की वैल्यू इज 10 मल्टीप्लाइड बाई एस इज 3t²। क्या बच्चों? dt। यार ये बातें क्यों हो रही हैं यार, इधर ध्यान दे लो भाई। और यहाँ पे सांप लगा दिया जाए, क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। 10 3 30, t² का क्या हो जाएगा बच्चों? t³/3। यार लिमिट्स तो बताई नहीं तुमने। क्या 2 से 4? यहाँ पर भी कितना? 2 से 4। जल्दी से बोल भाई, 30 टाइम्स कितना हो गया? 4 का क्यूब बोलो। 64/3 माइनस कितना हो गया? कितना? 8/3। क्या बच्चों ये आता है? 56/3। और क्या 3 से ये 10 बार जाता है? कितना आ गया? 30 इंटू 56। कितना आता है बेटा? हाँ सॉरी, 10 इंटू 56 मतलब कि 560। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? इसकी यूनिट क्या होगी? इसके अंदर तो भैया एस जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूनिट वाइज तो काम करना ही नहीं, ग्राम में आएगा। अगर मान ले ये वाली यूनिट जो थी एस की अगर कैलोरी में मान ली गई तो वही आएगा कैलोरीज। हाँ तो ग्राम और सेल्सियस मेरे को पता ही है। अब एस जो है वो वेरिएबल है, ग्राम और सेल्सियस अगर दिया है तो अपन कैलोरी में करना। भाई जूल में करना होता तो 4.2 से भी एक फैक्टर काम में लेना पड़ता ना, इसीलिए कहा वो तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। कहा? इधर? अबे ठीक है, कहा बीच में घुसा दी? ऐसा बोल रहे थे। अरे आया कि नहीं समझ? चलो आगे चला जाए, एक और सवाल। चलो एक सवाल और जल्दी से। लिखो, एक सवाल लिखो, घर से करके लाना। चलो लिखो। देयर आर 2 स्फीयर्स। बेटा इसको फेर दे, वही फेर। देयर आर 2 स्फीयर्स। There are 2 spheres whose densities are in the ratio 4:5. There are 2 spheres whose densities are in the ratio 4:5 and radius in the ratio 1:2. There are 2 spheres whose densities are in the ratio 4:5 and radius in the ratio 1:2. Densities का ratio 4:5, radius का ratio 1:2. Full stop. They have equal heat capacities. They have equal heat capacities. Full stop. लिखा? What is the ratio of their specific heats? What is the ratio of their specific heats? What is the ratio of their specific heats? इसको आप लोग घर से कीजिए, कल टेस्ट अच्छे से देना, आसान टेस्ट है, दिमाग लगा। स्फीयर्स इनकी डेंसिटीज किसके रेशो में थी? 4:5 एंड रेडियस इन द रेशो 1:2. दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटीज. व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स? तो बड़ा आसान सवाल था। हमें क्या दिया हुआ है? H/ΔT या Q/ΔT? Q/ΔT. क्या बच्चों ये जो वैल्यू है ये दोनों की कॉमन है? और इसको हमने और कैसे लिखा था? M/S. कुछ याद आ रहा है? अरे ये Q/ΔT जो है यही तो M/S था, भूल गए? मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म लिखवाया था, याद है? तो ये जो M/S मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेटा ध्यान से सुन लो। M/S क्या यहाँ पर ये कांस्टेंट रहने वाले? क्योंकि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ हैव इक्वल हीट कैपेसिटीज। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो क्या मैं लिख सकता हूँ M1S1 इज इक्वल्स टू M2S2। बोल सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या बच्चों? अब एक चीज बता कि तुझे ऐसा लगा होगा सर मास तो दिया ही हुआ नहीं है, पर अगर मास नहीं दिया तो क्या वॉल्यूम दिया है? वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी गिवन है कि नहीं? डेंसिटी से क्या बेटा मैं मास लिख सकता हूँ? डेंसिटी क्या होती है जल्दी से बोल। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से बच्चों मास कितना आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो आएगा कि नहीं? मैंने मान लिया जो मटेरियल M था, जो M1 था हमारे पास, उसकी डेंसिटी क्या मान ली बच्चों? ρ1, ठीक है। उसका रेडियस क्या मान लिया? R1। इधर M2 वाले के लिए मान लिया ρ2, रेडियस क्या मान लिया? R2। क्या मुझे इनके बीच में कुछ रिलेशंस गिवन है? चलो इसका मास लिखने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा? ρ1। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? बोल। 4/3 पाई R1⁵। बता सही लिखा है क्या? यहाँ कोई दिक्कत इस वाले स्टेप में? चलिए, और मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? S1। बता सही है? कोई डाउट इसके अंदर? पहला स्टेप खत्म हो गया क्या? M/S पूरा लिख लिया। आगे का बोलो भाई। M2 की वैल्यू बोल। ρ2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू बोलो 4/3 पाई R2⁵ मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? S2। क्या मेरे को S1 और S2 के बीच का रेशो निकालना था फाइनली? चलो अब इसमें कुछ कटता पिटता है क्या? 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, क्या है खत्म हो गया? मुझे डेंसिटीज का क्या रेशो गिवन है? ρ1/ρ2 कितना है बच्चों? 4/5। मतलब क्या मैं यहां पर इसकी वैल्यू यूज कर सकता हूं?
ये रो 2 को नीचे ले जाऊं और वैल्यू क्या लिख दूं 4/5। अच्छा साथ में और भी कोई रिलेशन गिवन है क्या? रेडियस R1/R2 कितना गिवन है 1/2। क्या बेटा R2 को यहां ले जा सकता हूं, इसकी भी वैल्यू ऐसे ही लिख सकता हूं। बोल अगला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? अगला एक्सप्रेशन आ गया ρ1/ρ2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, इसको ऐसे लिख दूं R1/R2 का होल क्यूब लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय कितना S1/S2 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? पक्का बोल, कोई दिक्कत? अरे 1 आएगा 0 आएगा? 1 आएगा तो जानते हो। चलो अरे 0 तो नहीं आएगा। चलो भाई ρ1/ρ2 की वैल्यू बोल 4/5, R1/R2 की 1/2। क्या यहां पर क्यूब करना पड़ेगा? S1/S2 की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ गई? यहां से हमें क्या मिलता है S1/S2 इज इक्वल टू 10 शायद यही आ रहा होगा। सब लोगों का आया क्या? कितने लोगों ने यही कैलकुलेट किया? कई लोगों ने किया, गुड। 10:1 आएगा, एकदम सही आंसर है। छापो भाई, छाप लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और ये प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कहता, ना यहां वहां पर घूमता है, सीधी सीधी बात बोलता है। और क्या बोलता है कि यदि आउटसाइड एनवायरमेंट या सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, देन द हीट लॉस्ट इज इक्वल टू द हीट गेन। जितनी हीट लॉस होती है उतनी हीट किसी और को गेन हो जाती है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। दैट्स इट, छोटा सा प्रिंसिपल बताया ना अभी कंडीशन आपको कि यदि सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो एक तरह से बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बच्चों? आइसोलेटेड, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अगर मैं पानी और बर्फ को आपस में मिला रहा हूं तो उसके अलावा वहां पर कुछ मौजूद नहीं है, एयर भी एब्सेंट है ऐसा मान लो, ठीक है। यानी एयर के पास भी कोई ठंडक या कोई गर्मी जो है वो नहीं जा रही। समझ गए मेरी बात? यहां पर सिर्फ हम क्या बोलते हैं, इफ देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग देन द हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। यही कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और याद करो हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, याद है? याद आ रहा है बेटा? अगर मैं इसमें कहूं आपको कि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो टेम्परेचर बड़ा होगा या घटा होगा? बड़ा होगा कि घटा होगा? कैसे आपने अंदाजा लगाया कि डेल्टा टी का मतलब है हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। बेटा ये टाइम नहीं है, दोबारा से बता देता हूं, ये टाइम नहीं है। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अरे तेरे को समझ आ रहा है ये टाइम नहीं है? हाँ चलो। और इसी के अंदर यदि दूसरी कंडीशन, अगर डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी की वैल्यू कैसी आ जाए? नेगेटिव, तो बताओ टेम्परेचर बड़ा होगा या घटा होगा? क्या टेम्परेचर जो है वो घटा होगा? क्या बहुत नॉर्मल सी और घटिया सी कंडीशन है, मतलब कि टेम्परेचर हैज डिक्रीज। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को लिख लें, आसान सी चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा आपको क्या करना है, जनरली इस फॉर्मूले को लगाते टाइम एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी को ऐसे लिखो TH माइनस TL। H का मतलब है बच्चों कौन सा वाला? हायर वाला। और L का क्या मतलब है? लोअर वाला। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये थ्योरी लिखाऊं क्या इसकी ऐसे पूरी कि इफ देयर इज नो हीट एक्सचेंज, और ऐसे लिखाऊं क्या? है सर लिख ले साले, मैं पूछ रहा हूं तो मतलब लाड़ में ज्यादा आ जाते हो तुम लोग। हाँ तो क्या करते हैं, इसको है ना कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। बेटा ये सवाल जो है ये एक दो बार पूछा गया है, किस तरह से कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है इट इज इन अकॉर्डेंस विद विच स्टेटमेंट। तो हमने क्या नाम दिया उस स्टेटमेंट को? कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। इसको ऐसे भी ध्यान रखा जा सकता है। क्या बोला गया इसे? कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, नोट कर लिया जाए। और अब एक सवाल किया जाए, नहीं आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, सारी चीजें आइडियल हैं। अपन कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ रहे जो कि मतलब रियल लाइफ के अंदर होती है रियलिटी में, पर फिर उसके अंदर है ना करेक्शंस होते हैं। अपनी जो अपन यहां से कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन और असली कैलकुलेशन, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, करते क्यों है? IIT में एंट्री पाने के लिए, बस इतनी सी बात है। IIT में ये सब थोड़ी कराते हैं, वहां भारी भारी चीजें कराते हैं। कार्नट साइकिल, क्वेश्चन लिखे हैं सब लोग, फाइंड, हाँ लिखो, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, find the final temperature when 10 gram water at 70 degree centigrade. Find the final temperature when 10 gram water at 70 degree centigrade
and 20 gram water at 40 degree centigrade are mixed. 10 gram water at 70 degree centigrade and कितने ग्राम वाटर? 20 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्स्ड. 10 ग्राम 70 डिग्री और 20 ग्राम 40 डिग्री. इनको मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या आता है? खुद से कोशिश करें एक बार. क्या करना है? लगाओ तो. बहुत बढ़िया बेटा, आपको तो आता है. अब आंसर आना चाहिए. करो भाई. है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. 1 वाटर है ना, तो 1 लेकर चलो. कैलोरी कैलोरी खेल रहे हैं अपन, ठीक है. अरे एक चीज ध्यान रखा करो यार, अपन जो स्पेसिफिक हीट लिखते हैं ना, जैसे पानी के लिए मान ले, तो एस की वैल्यू जब अपन लिखते हैं, तो मैंने तेरे को लिखवाई थी ना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, लिखवाई थी कि नहीं? भूल गया. और इसको अपन जब जूल के अंदर लिखते थे तब वाली याद है? याद है सबको या भूल गए? 4200 भूल गए? जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, क्या वो दोनों सेम थे? अरे याद तो कर ले भैया. क्या लिखा था? और जल्दी बोलो. 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. कुछ याद आ रहा है? इसके अलावा मैंने शायद तेरे को ये वाली बात भी कही थी कि पर केजी केल्विन जो आता है वो वैल्यू भी सेम होती है. भूल भाल गए क्या? एमएस डेल्टा टी जो अपन लोग लिख रहे हैं बच्चों, ये वाला डेल्टा टी, इसमें जो डेल्टा टी है वो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन का सेम होता है. जानते हो कि नहीं? चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो चाहे किसमें लिखो, केल्विन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमेशा ध्यान रखें इस बात का, ठीक है. चलिए अब सवाल करिए जो दिया है. कई लोगों का 50 डिग्री आ रहा है. तुमने क्या ऐसा एवरेज निकाल लिया क्या? इसके इतने बढ़ाते हैं, इसके उतने कम कर देते हैं. 45 आता है. हाँ बेटा, जी हाँ. कितना बेटा आया क्या? 50. कई लोगों का 50 आंसर आ रहा है. मैं आपके दिल नहीं तोड़ना चाहता. चलिए मान लेते हैं 50 ही आंसर. आओ देखें कैसे आया. चलो क्या क्या दिया हुआ बेटा, एक बार डेटा तो बोल. कितने ग्राम पानी? 10 ग्राम. कितने पे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना. और इसके अंदर किसको मिलाया गया? 20 या 30? 20 ग्राम पानी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. दोनों तरफ क्या था बच्चों? पानी पानी. क्या था? पानी पानी. पानी को पीना नहीं है, क्या करना है? आपस में मिलाना है. तो बताओ भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें क्या कहता है बच्चों? हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन. अब एक चीज बता, गेन किसने की होगी और लूज किसने की होगी? सोच के देख. इसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा. इसका घटेगा और इसका बढ़ेगा. इसका अगर बढ़ेगा तो क्या इसने गेन की होगी? इसका अगर घटेगा तो क्या इसने लूज की होगी? ये बात तो सबको शायद समझ में आ गई है. अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो एक चीज सोच के देख. 10 ग्राम 20 ग्राम, क्या इसके साथ में गेन वाली इक्वेशन लिख दूं और इसके साथ में क्या लिख दूं? लॉस वाली. और दोनों को क्या कर दिया जाए? इक्वेट. तो बता लॉस किसने किया? 17 है. कितने ग्राम है बच्चों? 10. एस की वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना लिखूं बोल? 70 माइनस टी या टी माइनस 70? बेटा हायर कौन है? 70. हायर कौन है? 70 या जो नया आएगा वो? बेटा जो नया टेम्परेचर आएगा, जरा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा और सोच कि द न्यू टेम्परेचर वुड बी लेस देन 70 और ग्रेटर देन 70. आर यू श्योर अबाउट दिस? अगर वो 70 से छोटा है तो 70 माइनस टी लिख दो. हमने क्या लिख दिया बच्चों? 70 माइनस टी. कोई दिक्कत? अभी तो बताया टी हायर माइनस टी लोअर. भूल गए तुम लोग? और बेटा फाइनल चलो, हीट गेन यहां पर क्या हो गया? लूज. हीट गेन किसने किया? 20 ग्राम पानी ने, जो कहां पर था? 40 डिग्री. क्या आ जाएगा बोलो? 20 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय बोल 40 माइनस टी या टी माइनस 40? टी माइनस 40. कितने लोगों ने ऐसे लिखा था? कुछ ही लोगों ने लिखा. इधर बेटा पूरी रो में किसी ने भी नहीं लिखा ऐसा है? पूरी रो ने नहीं लिखा. वाह. हाँ वही तो है. टोटल हीट और फालतू तरीका. यार देखो, इसे सॉल्व करके टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 डिग्री. हाँ बात तो एक ही है, उसमें क्या हो गया? नेट जीरो कर दे. और ले एक और तरीका बताओ. देख क्या करना है अपने को. हीट लॉस्ट माइनस हीट गेन बराबर. अब अच्छा लगा ना तेरे को? पता था मुझे. फिर पीछे देखने लगी. मैं खड़ा तो हूं यहाँ पे, उसे क्या देख रही है? रहने दे. लिखो जल्दी से अगला सवाल. सीधे मैं डेटा लिख देता हूं, आप सॉल्व कर देना. 30 ग्राम पानी एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 ग्राम पानी एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड. टी फाइनल बताएं जल्दी से, फालतू बकवास ना करें. 42 और 74
दिस इज 42 एंड दिस इज 74। अबे 42 है यार। फोर डिग्री विल लूज द हीट, और ये क्या करेगा? गेन। पीछे बातें नहीं भाई साहब प्लीज। चलो 74 विल लूज एंड दिस विल गेन। बता दे क्या लिख दूं जल्दी से? 30 इंटू 1 इंटू कितना? t माइनस 42 शुड बी इक्वल टू, बोलो भाई, 10 इंटू 1 इंटू 74 माइनस टी। यहां से वापस से टी की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर आया नहीं क्या तुम्हें समझ में? आ गया ना? कोई बहुत बड़ी चीज है क्या यार ये? नहीं है ना? तो चलो अगला एक और क्वेश्चन लिखो सब लोग। इस बार जो है सबका आंसर आना चाहिए। लिखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से करना, सॉल्व करना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से करेंगे। लिखिए, देयर आर 3 लिक्विड्स ऑफ सेम मास। 3 लिक्विड्स हैं जिनका मास सेम है। देयर आर 3 लिक्विड्स ऑफ सेम मास, ब्रैकेट में लिखते हैं ABC। ये लिक्विड्स के नाम है ABC। हाँ, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 10, 20, 30। तीन लिक्विड्स मौजूद हैं A, B और C, और उनके टेम्परेचर दिए हुए हैं इनिशियल। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, व्हेन, फुल स्टॉप लगा के लिखें, व्हेन A and B are mixed, when A and B are mixed, when A and B are mixed, the temperature is 12 डिग्री सेंटीग्रेड। A और B को मिलाने पर फाइनल टेम्परेचर आता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। फुल स्टॉप। when, अगली लाइन, when B and C are mixed, when B and C are mixed, the temperature is 28 डिग्री सेंटीग्रेड। A और B मिलाया तो 12, B और C मिलाया तो 28। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर when A and C are mixed. Find the final temperature when A and C are mixed. कीजिए। A और C मिलाने पर क्या फाइनल टेम्परेचर आता है? ध्यान रखें, लिक्विड्स के सिर्फ मासेस सेम है, उनकी स्पेसिफिक हीट सबकी अलग अलग है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। दे ओनली हैव द सेम मास, देयर स्पेसिफिक हीट इज नॉट सेम। मिस्टर खान, आपका येलो चश्मा कहां गया? टूट गया? अच्छा, काला चश्मा। अच्छा, ए और बी मिलाने पर क्या मिल रहा था अपने को? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। आपस में आते बंद, बिल्कुल यहां पर ध्यान दें बेटा। ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स करने पर इक्वेशन क्या लिखी मैंने? Ma ऐसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू MB SB और डेल्टा टी। इसके लिए डेल्टा T1 लिख दिया, डेल्टा T2 लिख दिया। बोलो सही है क्या? अब एक चीज बता, क्या तीनों के मास मुझे बराबर दिए हुए हैं? मास अगर बराबर है तो क्या MA MB तो कट गए सीधे सीधे। SA की वैल्यू क्या मुझे पता है? नहीं पता, तो क्या ऐसे की जगह ऐसे ही आ जाएगा? डेल्टा टी बोल, इसका क्या आएगा? मुझे पता है ना, फाइनल मिक्सर 12 है और इनिशियल क्या रहा होगा? 10। मतलब कितना है ये? 12 माइनस 10। पता सही है क्या? अरे कोई दिक्कत है तो बोल यार। बेटा क्या हायर माइनस लोअर लिखा जाता है? यहां भी वही लिखा है, हायर माइनस लोअर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू SB मल्टीप्लाइड बाय बेटा T2। डेल्टा T2 की वैल्यू बोलो, हायर कितना है? 20 और लोअर कितना है? 12। बोलो सही। ये कितने है बेटा? 2 और ये कितने हैं? 8। मतलब क्या यहां पर आ जाएगा? ऐसे इज इक्वल्स टू 4SB। समझ थोड़ी आया होगा? एक स्टेप खा गया मैं, दिखा नहीं तेरे को? 2 और 8 आपस में काट दिए हवा में, देखा तूने? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो, ए और बी के बाद किसको मिलाया बेटा? बी और सी। बी और सी को जब मैंने यहां पर मिलाया तो मुझे क्या मिला? ध्यान से देखना भाई, क्या लिखूंगा मैं? क्या मासेस पहले ही कैंसिल आउट कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मासेस क्या है दोनों के? सेम। SB मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T3 ले लेते हैं, शुड बी इक्वल टू SC मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T4। SB की वैल्यू बोलो भाई, पता है क्या? नहीं पता। डेल्टा 3 बोलो भाई, डेल्टा T3। फाइनल मिक्सर इज 28, यानी 28 माइनस 20 शुड बी इक्वल टू SC टाइम्स, बोल भाई, 30 माइनस 28। बता सही है क्या? कोई दिक्कत? आर यू श्योर? यहां से मुझे क्या मिल गया बच्चों? SB, ये कितना आया? 8, और ये कितना आ गया? 2। क्या बेटा? 4SB इज इक्वल टू SC। नजर नहीं आया क्या? दिख गया? यहां से क्या एक रिलेशन आ गया? SC और SA बराबर। दिख गया तेरे को? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अबे कोई लॉ नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशन है। पता लगा है जीरोथ लॉ बताने लग गए तुम लोग, ऐसा तो नहीं है? चलो भाई, SC और SA क्या बच्चों बराबर आ गए? तो मैंने यहां पर क्या बोला? देयरफॉर SC इज इक्वल्स टू SA। कोई समस्या?
अब बता ए और सी को किस तरह से अब मिलाया जाए, बोलो भाई क्या लिखूंगा, क्या लिखूं बोल, इक्वेशन एम ए एस ए डेल्टा T1 इज इक्वल टू एम सी एस सी डेल्टा T2, बोलो ऐसे ही लिखना है ना। आ जाओ भाई आगे बताओ, एम ए और एम सी काट दिया जाए, एस ए और एस सी भी काट दिया जाए, पक्का 100%, इन दोनों को भी उड़ा दिया। बोल भाई डेल्टा T1 डेल्टा T2 क्या लिखूंगा, ए का टेम्परेचर कम या ज्यादा, ए और सी में किसका टेम्परेचर कम, ए का टेम्परेचर बड़ा होगा घटा होगा, मतलब क्या बेटा T-10 लिख दूं, और सी की जगह यहां पर जो डेल्टा T2 आएगा उसके लिए क्या लिख दूं 30 - T, क्या बच्चों 10 और 30 कितने हो गए 40, ये क्या बच्चों 2 हो गए, मतलब कि यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि नहीं, आर यू श्योर, ऐसे सवाल कर पाओगे, थोड़े से लेंदी होते हैं पर एक बार अप्रोच पता लगता ही हमें ये वाले सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बोल आया कि नहीं समझ, पक्का आ गया, सोच ले वापस, इस पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा ये लिखने में, 100% एम एस डेल्टा टी लिख सकता है, बहुत अच्छा है, आगे चलेंगे, नोट कर ले। कितने लोगों ने कर लिया था खुद से, अरे इतने, सभी लोग डायग्राम बना लें। क्या ओपल, ओपल को क्या हो गया, पंखा चलवाना है, ओपल जी पंखा चला दीजिए प्लीज, गलत बटन दबा रही है बेटा, बेटा डायग्राम चलो डायग्राम बना लें, मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज है, जल्दी से डायग्राम बनाओ। हाँ क्या हुआ, कौन बोल रहे, इसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। हाँ भाई, अरे एक ही कॉपर 0.1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अरे कॉपर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, इस कंटेनर का मास दिया हुआ है 400 ग्राम और कॉपर की ही स्पेसिफिक हीट गिवन है, हो गया। हाँ बता रहा हूं, चलो लिखो फाइंड, चल पहले क्वेश्चन लिख ले, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, और क्या हो गया क्वेश्चन, और हुआ क्या है क्वेश्चन में, आप वो वाली कहानी सुन लो भाई। एक कैलोरीमीटर हमारे पास में मौजूद था, सुन लो यार बातें नहीं, काम की चीजें सुन लो। ये जो बेटा कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर की एक खास बात होती है कि एक्सटर्नल सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखता। इसकी जो वॉल्स होती हैं हाईली कंडक्टिंग होती हैं, कैसी होती है, हाईली कंडक्टिंग, मतलब इसके बीच में और पानी के बीच में तो इंटरेक्शन हो सकता है पर इसका आउटसाइड दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। क्या मेरी बात समझ गए, मतलब क्या कोई भी हीट में एक्सचेंज होगा आउटसाइड दुनिया के साथ, नहीं, क्या मेरी बात समझ गए। चलो अब इसके अंदर पानी भरा है कितने ग्राम, 160 ग्राम, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको यह बताया गया है कि आपका कैलोरीमीटर भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, मतलब कैलोरीमीटर एंड वाटर दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किसमें है वो, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैलोरीमीटर जो किसका बना था, कॉपर का, उसका मास कितना है 400 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, साथ में 160 ग्राम पानी, दोनों आपस में किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दे हैव द सेम टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। इसके अंदर 50 ग्राम पानी जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उसे डाला गया, उसे क्या किया गया, डाला गया। ऊपर से पानी लिया, ग्लास में भर के ऐसे डाल दिया, और आपको क्या बोला, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। ये आपका सवाल है, ठीक है। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देखते हैं आप सही करते हैं या नहीं। सारा डेटा आपके पास है, वही लगाना है, हीट लॉस हीट गेन, पर आपको इस बार ये सोचना है कि गेन कौन करेगा या कौन कौन करेगा। बेटा पानी डाला है, कॉपर का एक कैलोरीमीटर मौजूद है, कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है 160 ग्राम। दोबारा से सुने ध्यान से, पानी कितना है 160 ग्राम, कॉपर का जो है कैलोरीमीटर है वो कितना है 400 ग्राम और स्पेसिफिक हीट गिवन है। पानी की स्पेसिफिक हीट तो जानता है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है, ठीक है। कॉपर का कैलोरीमीटर और पानी आपस में किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दे आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर कितना है बेटा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बार मेंटेन है, चुपचाप से रखा हुआ था। किसी की इच्छा हुई कि ऐसा करते हैं इसमें 50 ग्राम पानी डाल देते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर
70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उसकी ये भी इच्छा होगी कि आप फाइनल टेम्परेचर बता दो। पानी डालने के बाद टेम्परेचर लूज होगा, कोई गेन करेगा कि नहीं? कौन कौन गेन करेगा, कौन कौन लूज करेगा? गेन कौन करेगा? अरे पानी और कैलोरीमीटर। और लूज कौन सा वाला करेगा? ये वाला। बोल करेगा कि नहीं? तो जल्दी से अप्लाई कर। हीट लॉस हीट गेन अप्लाई करो। लॉस बराबर हीट गेन। चलो वही बताओ, लॉस कौन करेगा? लॉस कौन करेगा? 50 ग्राम पानी लूज करेगा या फिर ये 160 ग्राम पानी? 50 ग्राम पानी लूज करेगा अपना टेम्परेचर, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे है कि नहीं? क्या लिखूंगा बोल? इसके लिए इक्वेशन बोल, एम एस डेल्टा टी। बोल कितना लिख दूं? टी माइनस 70 या 70 माइनस टी? 70 माइनस टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, और जल्दी से बताते रहो, जल्दी बताओ। क्या मेरे पास पानी भी है? क्या मेरे पास कैलोरी मीटर भी है? अब जरा इमेजिन करके देख एक चीज, कि क्या दुनिया में हमें मजा आ जाता अगर मुझे कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट पता लग जाता। पिछली जब टर्न थी अपनी, उसमें वाटर इक्विवेलेंट बताया था। सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर अगर सेम चेंज इन टेम्परेचर आता है, उतने ही मास ऑफ वाटर का, तो वो उस मटेरियल का क्या कहलाता है? वाटर इक्विवेलेंट। सब भूल भाल गए? बताया था ना बेटा? भूल गए ना? पढ़ के नहीं देखते ना घर जाके? पढ़ के देखते हो? चलो अगर पढ़ के देखा तो सोच, मैं अभी बताता हूं। चलो उस फंडे से अभी तो सीधा सीधा करता हूं। बोल कॉपर के लिए क्या लिखूंगा? 400 इंटू 0.1। और बेटा टेम्परेचर कहां से कहां? टी माइनस 45 या 45 माइनस टी? टी माइनस 45 प्लस, क्या इस वाले पानी ने भी हीट गेन की है? भाई कॉपर ने भी की और पानी ने भी की, तो पानी के लिए क्या आ जाएगा? 160 इंटू 1 इंटू टी माइनस 45। आप इसे सॉल्व करेंगे तो शायद आपके पास टी की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही हो। आई क्या? पक्का पक्का 100%। क्या तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका याद है? कैसे निकाला था बोल? W इज इक्वल टू MB SB अपॉन कितना था? SW, यानी क्या? S वाटर। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो अगर मान ले मैं तेरे को यहां पर कॉपर का मास और S ना देके W दे देता, तो भी क्या तू कर लेता? अगर मैं तुझे बेटा W देता, तो क्या दिस W वुड हैव बीन एडेड इन दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर? सीधे सीधे कर सकते थे ना? सोच के देख। अगर मैं तुझे क्या दे देता बेटा इस क्वेश्चन में? W या फिर क्या? वाटर इक्विवेलेंट। तो क्या ये W सीधे सीधे आप इस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जोड़ लेते? W जो भी आता है ना, आप सीधे इसको जोड़ के लिख लेते। आपको ये वाली लाइन लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने क्या लिख दिया उसका? वाटर इक्विवेलेंट लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? वाटर इक्विवेलेंट। क्योंकि दोनों के अंदर जो गेन होगा हीट का, क्या वो सेम होगा? अरे सोच तो सही यार। ये भी कहां से कहां जा रहा है? टी से 45 जा रहा है, और ये भी कहां से कहां जा रहा है? 45 से टी जा रहा है। 45 टू टी, इनके टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। बोल बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो या तो आपको कभी वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा, या फिर आपको जो मटेरियल है जिसका कैलोरीमीटर बना हुआ है उसका मास और स्पेसिफिक हीट दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। अगर लिखा जाए द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द मटेरियल इज दिस, मतलब कि वो वाटर इक्विवेलेंट में जो W की वैल्यू है उसे मास ऑफ द वाटर के साथ में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और डायरेक्ट MS डेल्टा टी लगा दोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया मेरी बात? अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चलो अगला सवाल लिखो। हाँ अरे अब मैं क्या करूं? दुख रहा है तो जाने दे, छोड़। हाँ पता है मुझे नहीं कर पाओगे, चलो। बना लो, बनाओ जल्दी से। हाँ बनाओ भाई। हाँ फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। आपका सवाल 240 ग्राम पानी। क्या हो गया? कोई बात है खास? हैं? 240 ग्राम पानी, कॉपर का मास 600 ग्राम, स्पेसिफिक हीट गिवन है। पानी और कॉपर दोनों इनिशियली कितने पे रखे हैं? 40 डिग्री पर। कितना पानी डाला गया? 100 ग्राम। कितने टेम्परेचर पर? 80 पर। चलो करके बताइए फाइनल टेम्परेचर। 50 आ गया? अरे वाह क्या बात। हाँ हो गया। इसमें मजा कहां से चलो कि हीट के अंदर? सर्दी में भी गर्मी का एहसास। 20 बोल दे जल्दी से।
अरे बोलो भाई, तुम ही लोग स्टेप बोलो, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, किस में लॉस होगा? 100 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बोल कैसे लिखूंगा? HE माइनस टी शुड बी इक्वल टू वॉट? 600 इंटू 0.1 इंटू डेल्टा टी। बोलो C माइनस 40। बोलो सही है क्या? प्लस 240 इंटू 1 इंटू C माइनस 40। बोलो यही किया है। आंसर कितना आ गया है? यही स्टाइल है। अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं था। चलो अगली हेडिंग। यार ये फालतू आवाज मत निकाल इधर से। सभी लोग प्लीज शांति बनाए रखें और सुने इधर। फेज चेंज से आप लोग क्या मतलब समझते हैं, जल्दी से बताइए। बेटा फेज का क्या मतलब होता है? जब कोई मटेरियल अपनी स्टेट चेंज कर ले। क्या चेंज कर ले? स्टेट। स्टेट से मेरा मतलब राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना नहीं है। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? सॉलिड क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में और गैस में। बोलो हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? इसे गैस ना बोल के लेट सॉलिड वेपर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? वेपर। चलो अब एक चीज बताओ, क्या वाइसा वर्सा भी ट्रू है? पर बेटा हम लोग सबलाइन सॉलिड्स की बात नहीं करते। कैसे सॉलिड्स की बात नहीं करते? सबलाइन सॉलिड्स मतलब ऐसे सॉलिड्स जो कि सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ऐसे सॉलिड्स की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम ऐसे सॉलिड्स की बात करेंगे जो कि मेल्ट होंगे। क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वील बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स। कैसे कैसे बेटा? एक तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉलिड में। या फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में। क्या मेरी बात समझ सकते हैं? यार ये बातें क्यों हो रही हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। किस तरह से समझाना है? बोल कौन सी तरह से समझाऊं तेरे को, तब आ जाएगा। कोई स्पेशल केस है? नहीं है ना? तो बेटा ध्यान रखना, अब दिखना नहीं चाहिए। चलो तो यहां पर क्या हुआ? लिक्विड या तो क्या बनेगा बेटा? सॉलिड। लिक्विड या तो क्या बनेगा? वेपर। अच्छा ऐसे ही वेपर क्या बनेगा? लिक्विड। और उसके बाद में क्या बनेगा? सॉलिड। तो यहाँ पर जो हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं वो टर्न वाइज चलेगी। ऐसा नहीं कि सीधे जो आपके पास में लिक्विड जो आपके पास सॉलिड है उसको वेपर बना दिया, या जो वेपर है उसको क्या बना दिया? सॉलिड। हम इस तरह की चीजों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे होंगे, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? फेज चेंज। ये इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? फेज चेंज। कि कोई भी मटेरियल अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है। इसके होने का जो कारण है बेटा वो बहुत माइक्रोस्कोपिक कारण होता है। कैसा कारण होता है? माइक्रोस्कोपिक। क्योंकि जरा सोच के देख, जब भी मैं किसी चीज को हीट दूंगा, क्या दूंगा बेटा? हीट। तो हीट देने पर क्या हो रहा होगा? जैसे ही मैं किसी चीज को हीट देता हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? वाइब्रेट होने लगते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। मैंने तेरे को पहले भी बताया था, अगर ये मेरे पास में कोई मटेरियल है, इसके अंदर अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में लगे हुए हैं ऐसे साथ में, तो इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी इंटरनल होती है एक्सटर्नल होती है? इंटरनल। सबको याद है? इंटरनल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सबको याद आ रहा है? चलो भाई, तो इनके पास जो इंटरनल एनर्जी उसके कारण ये लोग क्या हुए बच्चों? आपस में वाइब्रेट होना शुरू हुआ। और वाइब्रेट होने के कारण क्या हुआ बेटा? कोलिजन चालू हुआ। क्या चालू हुआ? आपस में कोलिजन। एक ऐसी स्टेट आती है जब हम उन्हें हीट करना कंटिन्यू रखते हैं और इनका टेम्परेचर राइज करते रहते हैं, तो देयर कम्स अ स्टेज जब इनके बीच की कोहेसिव फोर्सेस टूट जाती हैं। कौन सी फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस। बेटा इस पे अभी अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी, बस सुन ले कि कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस होती हैं। ठीक है, दो तरह की फोर्सेस हैं, कोहेसिव और एडेसिव। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी नाम का एक चैप्टर है उसमें। बस अभी इतना सा ध्यान रख के जो कोहेसिव फोर्सेस है यहाँ पर वो क्या होने लगती है? ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ब्रेक हो जाती है। और इनके ब्रेक होने के कारण ही जो सॉलिड हमारे पास में मौजूद है वो मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा? मेल्ट कर जाता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ फेज चेंज या फिर चेंज इन स्टेट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पक्का पक्का। और बेटा जो लेटेंट हीट यहाँ पर लिखी है, क्या लिखी है एक टर्म? लेटेंट हीट। दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज हिडन। क्या चीज होती है बेटा? हिडन। ये हीट से मतलब क्या है? क्या? एनर्जी। हीट से क्या मतलब था? याद करो, एनर्जी। तो ये जो लेटेंट हीट लिखी है ये वो वाली हीट है विच इज रिक्वायर्ड जब क्या, जो कि या तो क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज। ठीक है, ये वाली हीट की बात सिर्फ कब होती है? मत कर यार, तेरे समझ नहीं आई, कई बार देख चुका, अब तो मत कर, रुक जा। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो ध्यान से। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड या फिर विच इज रिलीज और विच इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट। यानी वो क्या कर रहा हो? फेज चेंज ला रहा हो। अपने आप में क्या ला रहा हो बच्चों? फेज चेंज। फेज चेंज कैसे कैसे आ सकता है? क्या बेटा आइस जो है वो वाटर में बदल सकती है? क्या वाटर जो है वो वेपर में बदल सकता है? या फिर क्या वेपर जो है वो पानी में बदल सकता है? और क्या वाटर जो है वो आइस में बदल सकती है? तो जरा सोच के देख, अगर मैं कहूं 0 डिग्री वाटर तो ये गलत थोड़ी है, सही है ना यार? और क्या इसी ड्यूरेशन पे मैं 0 डिग्री आइस भी बोल सकता हूं?
मतलब क्या यहां पर बिना किसी टेम्परेचर चेंज के हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? तुझे समझ नहीं आया बेटा? 0 डिग्री पे ही पानी भी रहा और 0 डिग्री पे ही उसी समय क्या बन गई बेटा? आइस भी बन गई। मतलब क्या यहां पे टेम्परेचर में चेंज आया? डेल्टा टी की वैल्यू बोल कितनी है? क्या तेरे को 0 नजर आ रही है? इसी तरह से अगर मैं कहूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम यानी वेपर, जानता है ना? क्या यहां पर डेल्टा टी है? नहीं। मतलब दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सबको पता होगा। इस प्रोसेस के बारे में अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डरना मत। अभी बस सुन ले मेरी बात कि यहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता और इसीलिए यहां पर हमने क्या डिफाइन की है? लेटेंट हीट, विच इज अगेन गिवन बाय डेल्टा क्यू और इसकी वैल्यू होती है बेटा m इंटू एल। क्या वैल्यू होती है इसकी? m इंटू एल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जिसमें m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड l स्टैंड्स फॉर द लेटेंट हीट। l के लिए क्या होगा बच्चों? लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट है ये भी अब है 2 तरह की। कितनी तरह की? 2 तरह की। एक होती है फ्यूजन के लिए, एक होती है वेपराइजेशन के लिए। एक किसके लिए? फ्यूजन। दूसरी किसके लिए? वेपराइजेशन। तो बेटा फ्यूजन का मतलब क्या? मेल्टिंग वाली। फ्यूजन का मतलब कौन सी वाली? मेल्टिंग वाली। और वेपराइजेशन का मतलब वेपर वाली। बोल होगी क्या? नहीं, तेरे को समझ नहीं आया? फ्यूजन वाली जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है LF। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? LF। और वेपराइजेशन वाली को LV। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो अभी कुछ लिखना नहीं है, मेरी बातें सुन लिया ना सबने ध्यान से? तो स्टेटमेंट्स लिखना चालू करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीज बता दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले तो लिखिए फेज चेंज के बारे में। चालू, मेरी बातें समझ तो आई आपको 100%? लेटेंट हीट हिडन है या फिर मेरे को दिख रही है? क्या ये बिना किसी टेम्परेचर चेंज के आकर कर जाती है? पक्का पक्का। या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या इतनी सी बातें समझ पा रहे हो? अच्छा, आइस जब पानी बनती है, आइस जब पानी बनती है एनर्जी लेती है या देती है? सोच समझ के, देती है या लेती है? लेकर ही तो पानी बनेगी यार। उसे जब तक हीट दोगे नहीं तब तक वो पानी बन पाएगी क्या? नहीं सोच पा रहे? नहीं समझ पा रहे? बेटा एक चीज सोच के देख, जब तूने ऐसा सुना होगा कि पहाड़ी एरियाज से कोई आया क्या बेटा अपने यहाँ पे? पहाड़ी एरियाज में बर्फ होती है तेरे वहां पे? जब बर्फ पिघलती है तब ज्यादा सर्दी होती है और जब बर्फ गिर रही होती है तब कम सर्दी रहती है। जानता है? इसी का कमाल है। तू सोच, बर्फ गिर रही है कम सर्दी है और बर्फ जब पिघलना चालू होती है तब ज्यादा सर्दी हो जाती है। इसकी वजह क्या है बेटा? जो बर्फ होती है वो बर्फ पिघलने के लिए क्या जो आसपास की सराउंडिंग की हीट है उसे एब्जॉर्ब करेगी? अरे सोच के तो देख, उसे लेगी या देगी? अरे लेगी ना यार। अपने सराउंडिंग की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या दुनिया को देगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी तो बाहर जो हीट थी क्या मैंने उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया? क्या मैं तभी पिघल पाऊंगा? अरे यार समझ नहीं आ रहा तेरे को? बेटा बर्फ को अगर पिघलना है तो उसे कहीं से हीट चाहिए। वो हीट कहां से मिलेगी? जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो सोच, मैंने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की हीट को भी अपने पास में ले लिया तो क्या ज्यादा सर्दी कर दी? समझ नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है? ये कहानी चलती है। तो रियलिटी इसीलिए बोलते हैं ना, बर्फ जब पिघलती है तब सर्दी ज्यादा होती है। मैं मनाली गया था तो ऐसे ही बोला गया था। अरे बोलते हैं साले, पहली बार क्या सुना? तुम साले गावड़े वाले लोगो, तुमने कहां सुना हो? रहने दो, गावड़े कहेंगे। चलो चल लिखना चालू है। आज सुन लिया ना? अरे मतलब बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं यार। चल लिखो। हाँ मैंने भी ऐसा कहा। चलो लिखो। When a substance undergoes phase change, when a substance undergoes phase change, then energy is involved. When a substance undergoes phase change, then energy is involved. Then energy is involved. Full stop. This energy is latent heat. This energy is latent heat. This energy is latent heat. Full stop. नेक्स्ट लाइन स्टार बना के लिखेंगे सब लोग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी आपको लिखाई जा रही है। लिखें, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। Latent heat is the amount of heat required to change the phase of unit mass of a substance. To change the phase of unit mass of a substance at constant temperature. Temperature कैसा होना चाहिए? Constant. At constant temperature. Full stop. It is either released or absorbed. It is either released or absorbed. It is either released or absorbed. Full stop. नेक्स्ट लाइन में आप ये लिख लें,
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ml, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ml, जिसमें L क्या होती है बच्चों? लेटेंट हीट। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ml लिखें, जिसमें L इज द लेटेंट हीट, और उसके बाद में लिखें इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन की स्पेलिंग तो पता होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, है ना? सॉलिड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड, अरे ठीक है। और वेपराइजेशन मतलब गैस लिक्विड और लिक्विड गैस। समझ नहीं आया भाई? यार तेरे कुछ समझ नहीं आता। फ्यूजन का मतलब क्या क्या हो गया भाई? सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। वेपराइजेशन का मतलब बोल, गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस। खत्म, ऐसे याद कर ले, ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तूने ऐसा सुना हुआ है कि 100 ग्राम पानी से ज्यादा जलते हैं, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से ज्यादा जो बर्न होता है वो स्टीम का बर्न होता है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सुना होगा? कोई जला भी है बेटा? भाप का जला हुआ जो आदमी होता है ना, वो दूध भी छान छान कर पीता है। कुछ गलत हो गया क्या? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, गलत हो गया। यहां पर जो बात है वो भाप की हो रही है। मतलब अगर आप भाप से जल जाते हैं तो भाप से जलने पर ज्यादा बर्न केस होता है बनस्पत उससे कि आप पानी से जलें। पानी से जलना इज लेस सीवियर और वेपर से जलना इज मोर सीवियर। वही वाली बात लेटेंट हीट की बात है। किसकी बात है? लेटेंट हीट। वहां पर भाप के पास जो लेटेंट हीट होती है वो ज्यादा होती है, किससे? पानी से, ठीक है? पूरे 440 का फर्क होता है। कितना फर्क होता है? 440। समझ रहे हो? 440 नहीं हो, 440 कैलोरी, ठीक है? इतना फर्क होता है। अभी अपन निकालेंगे सारी चीज, ठीक है? डरो मत। चलो हाँ, इसके बाद में लिखिए, इसकी यूनिट बताना क्या होगी? एल की यूनिट बताओ, चलो जल्दी से। हैं? क्या? ग्राम पर कैलोरी। L2T-2। अब आप लोग ये सोचें कि ये T फॉर टाइम है या T फॉर टेम्परेचर है? सोच लो, पक्का 100%। चलो देखते हैं कितने लोग हाँ बोलते हैं, कितने लोग ना बोलते हैं। कितने लोग बोल रहे हैं ये टाइम वाला टी है? कितने लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर वाला टी है? बापू कम बोल बेटा। हाँ, अरे चमत्कारी हो, मतलब इसमें भी 2 आंसर दे रहे हो, है ना? चलो इसके बाद में ऐसे लिख लो बेटा, LF, ये लाइन लिख लो जल्दी से, L आइस, ये सारी वैल्यूज है यार, इसकी लिख ले। कैलोरी में होती है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम, पर मोल में भी इसको लिखा जाता है 6 किलो जूल पर मोल, और पर केजी में जाते हैं करीब करीब 336 किलो जूल पर किलोग्राम। नोट कर ले तू बस। अरे एल की वैल्यू है अपने, तो ये वाली काम आएगी 80 कैलोरी पर ग्राम। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये टोपी डाल ली तो बेटा कुछ जा नहीं रहा सर में, है ना? इसके बाद में लिख लें L फॉर स्टीम, LV, और इसकी वैल्यू लिख लें बेटा 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, जो कि होती है करीब करीब 40.8 किलो जूल पर मोल। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल याद करना होगा। और बेटा 2260 किलो जूल पर केजी। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा। आपको ये वाली दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। एवरीथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज, ठीक है? यहां तक कि आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी क्वेश्चन में दी हुई होगी, पर हाँ आपको फिर ये आना चाहिए कि आप स्पेसिफिक हीट अगर दी है कैलोरी पर ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप उसे कन्वर्ट कर पाओ किसमें? जूल में। आपको पता है 40 to 100 बता चुका हूं ना तो मैं, तो वो ये वाली 2 वैल्यूज तो हमेशा याद होनी चाहिए। ये बहुत कम ये बहुत कम काम आती है ये वाली वैल्यूज, इसीलिए इन पे ज्यादा जोर ना दें। मेजर जो काम आती है वो कौन सी है? 80 कैलोरी पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या मेरी बातें क्लियर हैं सबको? तो चलो आगे हम लोग बाद में बढ़ते हैं। और सुन ले मेरी बात, एक बात सुन लेना, सेंटर ऑफ मास की एक्सरसाइज 2 कहां तक हुई थी? 20 तक। बचे हुए सारे सवाल मैं दे चुका हूं पहले ही।